बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। महंगाई ने लोगों की जिंदगी से मिठास भी छीन ली है। कोयटा के बाद पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी 225 और चमन में 230 रुपए फी किलो में इस वक्त फरोख्त जारी है। कराची में 195, लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 185 रुपए तक जा पहुंची। जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी ना रुकी तो कीमत 250 रुपए तक जाने का इम्कान है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। चीनी माफिया बेलगाम है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो चीनी का रेट 200 से 230 रुपए। अक्सर यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। बहरान का जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर मलबा डालने लगी हैं। तफसीलात सबसे पहले हम जान लेते हैं चीनी बहरान के बारे में। काशिफ मुनीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। काशिफ, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखें जी, कराची की अगर सूरत-ए-हाल देखें तो कराची का जो आज होलसेल बाजार है, जो सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पर आज चीनी की कीमत में 2 रुपए कमी हुई है। यानी चीनी जो होलसेल की सतह पर 180 रुपए तक चली गई थी, आज उसमें 2 रुपए कमी हुई है। एक्स मिल प्राइस में भी 2 रुपए कमी हुई है। लेकिन चीनी माफिया बेलगाम है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो चीनी का रेट 200 से 230 रुपए है। अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का गायब है। चीनी का बहरान है और अवाम शदीद परेशान है। इसी चीनी बहरान पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताज हैदर साहब। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब आपके वक्त के लिए। ताज हैदर साहब, एहसन इकबाल ने नवीद कमर को चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया है। क्या कहेंगे इस मामले पर आप, क्योंकि अवाम शदीद परेशान है। एक तो चीनी लोगों को मुयसर ही नहीं, और अगर मुयसर है तो इसके दाम जो है वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये तो जितने जितने आप अफगानिस्तान की सरहद के करीब जाएंगे तो रेट बढ़ता जाएगा इसका। तो सीधी बात है कि कोई वहाँ पे स्मगलिंग हो रही है जी। और कोई 14 लाख टन चीनी, आज का जो एस्टिमेट है, जो फिगर्स मैंने लिए, 14 लाख टन चीनी जो है वो स्मगल हो चुकी है अफगानिस्तान में। उनकी सप्लाई साइड बहुत बेहतर हो गई है अफगानिस्तान की, इस वजह से कि ये चीनी जो है वो वहाँ स्मगल हो रही है। हमने तो बाकायदा बाड़ भी लगाई है, सब लगाया है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। स्मगलर भी जाने पहचाने होंगे कि ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए स्मगलिंग को रोकने में। मतलब सर, आप कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त बहरान है या फिर बढ़ती हुई कीमतें हैं वो चीनी स्मगलिंग की वजह से हैं, तो फिर स्मगलिंग के जिम्मेदार जो हैं आप किनको समझते हैं? जिम्मेदार जो भी हो, वजारत दाखिला का काम होता है स्मगलिंग को रोकना, वजारत तिजारत का काम नहीं होता। वजारत तिजारत ने 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट की थी, जबकि बहुत सरप्लस स्टॉक थे हमारे पास। अब अगर 14 लाख टन स्मगल हो गई है तो ये अगर स्मगल नहीं होती तो हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक होता है कि जिसको हम आने वाले दिसंबर में एक्सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त हमारी जो मिलें हैं वो पूरी कैपेसिटी पे चल रही होती हैं। नवंबर या अक्टूबर के आखिर में क्रशिंग शुरू हो जाएगी और अपनी प्रोडक्शन पीक पे होगी दिसंबर में, तो उस वक्त आप प्रोडक्शन का सही अंदाजा भी कर सकते थे और ये सरप्लस स्टॉक मजीद आप बाहर भेज सकते थे। बाहर इस वक्त कीमत कोई 220 रुपए पर किलो है, तो आप बहुत अच्छे पैसे वहां से कमा सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। लेकिन अगर स्मगल हो रही है तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो तो स्मगलरों की जेब में जा रही, तो इसको वजारत दाखिला को देखना चाहिए। पहले भी देखना चाहिए था, जब मतलब ये हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट थी उस जमाने में भी, क्योंकि स्मगलिंग तो मुसलसल हो रही है। यानी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है अफगानिस्तान के ऊपर, वो तो बहुत ही मुस्बत रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि सप्लाई साइड बहुत अच्छी है। सप्लाई साइड अच्छी है तो इन्फ्लेशन, और डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन नहीं है। हमारे यहाँ सप्लाई साइड खराब है, डिमांड जो है वो मतलब 30 करोड़ हमारी आबादी है। आप 30 करोड़ को ठीक है 24 करोड़ बता दें, लेकिन फिर भी वो लोग तो यहीं पे है ना। बाकी जो 6 करोड़ 30 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी बनती है, तो वो जाहिर है उनकी जरूरियात भी अपनी जगह है। सर, आप कह रहे हैं कि वजारत तिजारत जो है वो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, तो फिर नून लीग की जानिब से मलबा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाला जा रहा है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि नवीद कमर साहब जो हैं वो जिम्मेदार हैं इस वक्त मुल्क में जो चीनी बहरान है या फिर कीमतें बढ़ रही हैं। वो एहसन इकबाल डी के बाहर से गोल मारने की कोशिश करते हैं और फिगर्स को नहीं देखते। आबादी भी उन्होंने 30 करोड़ के बजाय 24 करोड़ कर, हालांकि अगर 13 करोड़ आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं, वोटर्स हैं, तो 24 करोड़ आबादी कैसे हो सकती है?
تو وہ جہاں فگرز کی بات آتی ہے تو احسن اقبال جو ہے وہ میرے خیال سے کیلکولیٹ نہیں کرتے ٹھیک سے. تو اب اگر فگرز یہ ہیں, آج جو ہمارا لیڈنگ انگریزی کا اخبار ہے, سب سے بڑا روزنامہ, اس نے بیک پیج پہ کوارٹر پیج کا اشتہار لگایا ہے تحفظ کاشتکاران کی انجمن کی جانب سے, جو کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ شوگر جو ہے اسمگل ہو گئی, اور انہوں نے دعائی دی ہے کہ اسمگلنگ روکیں. جی جی, تو اسمگلنگ روکیں, اسمگلر سے دوستی اچھی نہیں ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام طور معاملے بحران پر قابو پانا جو ہے اسمگلنگ کو روکنا ہی اس کا واحد حل ہے. بہت شکریہ. سینیٹر تاج بخاری ہمارے ساتھ تھے. اور ابھی ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہ ایسے درندوں اور شیطانوں کو بے نقاب کریں, ان کے خلاف قانون کے پاس آئیں, اور قانون اس بچی کو جو میٹرک کی بہترین طالبہ تھی, بہترین نمبر تھے اس کا ایک بہترین تعلیمی ریکارڈ ہے, صرف یہ غریب گھر کی بچی تھی یہ سمجھ کے اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ یہ بھول گئے کہ اس قوم کی بیٹی چاہے امیر گھر کی ہو یا غریب گھر کی ہو, سب بیٹیوں کی عزت سانجی ہے, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے کوئی دقیقہ فروز و گاش نہ رکھیں. اور میں آپ سب کی طرف سے, اپنے اہلیان نارووال کی طرف سے اس بچی کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. اور احسن اقبال میڈیا ٹاک کر رہے تھے. ابھی شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. ویلکم بیک. ایک اور اہم معاملہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی دوست فرحت شہزادی کو پیسے دینے کون کون آتا تھا, نیوز نے نام پتہ چلا لیے ہیں. فرحت شہزادی برطانیہ کی شہریت حاصل کرنا چاہتی تھیں, پیسے بھی انہوں نے جمع کرائے. فرحت شہزادی کے کیش بوائے منصور نے اینٹی کرپشن کو اپنا تحریری بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. تحریری بیان نیوز نے حاصل کر لیا ہے. بیان کے مطابق 2019 سے 2020 کے درمیان فرحت شہزادی ہر بار گھر بلا کر 1.5 کروڑ روپے کے لگ بھگ رقم دیتی تھیں. اہم معاملہ یہ, چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی دوست فرحت شہزادی کو پیسے دینے کون کون آتا تھا, نیوز نے نام پتہ چلا لیے ہیں. فرحت شہزادی برطانیہ کی شہریت حاصل کرنا چاہتی تھیں اور انہوں نے پیسے بھی جمع کرائے تھے. اس معاملے میں فرحت شہزادی کی کیش بوائے منصور نے اینٹی کرپشن کو تحریری بیان دے دیا. تحریری بیان نیوز نے حاصل کر لیا ہے. اس بیان کے مطابق 2019 سے 2020 کے درمیان فرحت شہزادی ہر بار گھر بلا کر 1.5 کروڑ روپے کے لگ بھگ رقم دیا کرتی تھیں. اور اس بارے میں مزید بھی جو انکشافات کیے گئے ہیں اس بیان میں وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ 2019 سے 20 کے درمیان کہا گیا ہے اس کیش بوائے کی جانب سے کہ فرحت شہزادی گھر بلاتی تھی اور ہر بار 1.5 کروڑ روپے کے لگ بھگ رقم دیا کرتی تھی. فرحت شہزادی برطانیہ کی شہریت حاصل کرنا چاہتی تھیں اور اسی سلسلے میں پیسے بھی جمع کرائے. فرحت شہزادی کے کیش بوائے منصور نے اینٹی کرپشن کو اپنا تحریری بیان ریکارڈ کرا دیا ہے, اور یہ تحریری بیان جو ہے نیوز نے حاصل کر لیا ہے. اس بیان کے مطابق 2019 اور 20 کے درمیان فرحت شہزادی ہر بار گھر بلا کر 1.5 کروڑ روپے کے لگ بھگ رقم دیا کرتی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی دوست فرحت شہزادی کو پیسے دینے کون کون آتا تھا, نیوز نے نام پتہ چلا لیے ہیں. فرحت شہزادی برطانیہ کی شہریت حاصل کرنا چاہتی تھی اور پیسے بھی جمع کرائے. وقاص خوری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں. وقاص, کیا اپڈیٹ کریں گے, مزید کیا کہا گیا ہے اس کیش بوائے کی جانب سے؟ بشریٰ بی بی کی قریبی دوست جو فرح گوگی ہیں ان کے حوالے سے نئے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اب ان افسران کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں جن کے پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے فرح گوگی کو جو تھے پیسے جمع کروانے ان کی ڈی ایچ اے رہائش گاہ پر جاتے تھے. ان میں صالحہ سعید جو ہے ان کا نام شامل ہے, احمد عزیر تارڑ ان کا نام لیا جا رہا ہے. یہ جو نام ہیں یہ ان کے کیش بوائے منصور نے اینٹی کرپشن کو جو ہے وہ تحریری بیان میں, جس کو بیان حلفی بھی کہا جاتا ہے, اس میں
जो है वो इंकशाफ सामने आए हैं। और ये भी बताया गया है कि जो फराह गोगी को जो पैसे जमा करवाए गए वो 1 साल में 22 करोड़ जो हैं वो जमा करवाए गए फराह गोगी को, और इसके साथ साथ वहाँ पर ये अफसरान मुतवातर पैसे वसूल करने भी आते थे। और ये जो अफसरान हैं इनके अलावा दीगर कई लोग थे जिनको तहरीरी बयान में ये कहा गया है कि वो सामने आने पर पहचान में आ सकते हैं। मंसूर ने ये बयान हल्फी जमा करवाया है। न्यूज़ ने इस हवाले से जो उनका वीडियो थी वो भी हासिल कर ली है, और ये भी इंकशाफ किया है कि जो फराह गोगी थी वो यूके की इमिग्रेशन हासिल करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो बनवाया जिसमें 4 करोड़ रुपए के डॉलर खरीद कर जमा करवाए गए, और 1,80,000 जो डॉलर हैं वो यूके इमिग्रेशन के लिए जो है उसी अकाउंट में जमा करवाए गए। फरज शहजादी अलबरू फराह गोगी जो हैं वो यूके की इमिग्रेशन हासिल करना चाह रही थी। उन्होंने आने वाले हालात को भांप लिया था, इसलिए वो बैरून मुल्क जाने की भी तैयारियां कर रही थी। जबकि एक अहम इस तहरीरी बयान में बात ये भी है कि इसमें जो बुशरा बीबी का बेटा है इब्राहिम मानेका, उसकी भी निशानदेही की गई है कि वो भी DHA आता था और वो भी अपना हिस्सा वसूल करके ठीक है जाता वकास, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर इस वक्त अयाज शुजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपके वक्त के लिए। अयाज शुजा, हर महीने घर बुलाना किसी को और फिर 1.5 करोड़ के करीब रकम देना, अकाउंट में जमा कराना, बड़ा ये मामला तो बहुत दूर तक जाता है अयाज शुजा। जी बिल्कुल मदीहा, ये किसी के यानी कि ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि ये सारे अफसरान जो हैं, सालिया सईद जो हैं, उस्मान मौज़म, तार खुर्शीद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के, और उनके दौर में बड़ी ये यानी कि अफवाहें गर्म थी कि हर पोस्टिंग ट्रांसफर जो है पैसे लेके हो रही है। ख़ुसूसन सालिया सईद, उस्मान मौज़म, अहमद अजीज़ तारड़ और ये सब लोग उस वक्त छाए हुए थे, और बल्कि ये सिर्फ अपनी ही ट्रांसफर पोस्टिंग पुरकशिश रिश्तों पे नहीं कराते थे बल्कि लोगों के लिए भी डील करते थे। और उस वक्त फराह गोगी आले नाल थी, या उसके बाद अगर कोई थोड़ी बहुत चलती थी तो वो सरदार उस्मान बुज़दार की चलती थी। तो इस हवाले से ये एक पूरा नेटवर्क था उस वक्त, और इस हवाले से उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस पर बड़ी शदीद तनकीद की थी। और इस सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI को भी इस सिलसिले में मुतअद्दिद रिपोर्ट्स भिजवाई गई थी, जिसके बाद फिर ताहिर खुर्शीद को तब्दील किया गया था बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरदार उस्मान बुज़दार के साथ, और दूसरे उनके जगह पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लगाया गया था। और इसी तरह फिर सालिया सईद को तब्दील किया गया, उनको डिप्टी कमिश्नर लाहौर से DG एक्साइज एंड टैक्सेशन लगाया गया। उस्मान मौज़म को भी DG LDA से चेंज करके तो दूसरे ओहदों पे लगाया गया। इसके अलावा भी अफसरान की फहरिस्त बड़ी तवील है जिन लोगों ने फराह गोगी के जरिए ना सिर्फ अपनी पोस्टिंगें करवाई, उन्होंने बड़े ही पुरकशिश ओहदे लिए और उन ओहदों से माल बनाया और वो माल जो है वो उन तक पहुंचाया। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान भी हैं जो इस बहती गंगा से मुस्तफीद होते रहे, यानी सिविलियंस भी इसमें शामिल है, सिर्फ सरकारी अफसरान ही शामिल नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज शुजा, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वकास ख्वारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर है, बहावलपुर के बाद कराची में तालबात और ख़वातीन असातिज़ा के जिनसी इस्तेहसाल का स्कैंडल सामने आया है। गुलशन हदीद में वाक़ निजी स्कूल का प्रिंसिपल ख़वातीन असातिज़ा और तालिबात को ब्लैकमेल करता रहा। नाजेबा हरकत की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अहले इलाका का प्रिंसिपल इरफान गफूर के खिलाफ एहतजाज जारी है। स्टील टाउन ने पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बारे में उबैद शाह से हम जानते हैं। उबैद, पुलिस ने क्या अब तक तहकीकात की है, मामला कहाँ पर पहुँचा है? जी बिल्कुल, कराची में भी बहावलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्कैंडल सामने आया। निजी स्कूल में तालिबात और खवातीन को असातिज़ा को जिनसी का इस्तेमाल किया जाता था। न्यू टीवी ने दरिंदा से प्रिंसिपल इरफान गफूर के ताले पर सामने लेकर आया। दूसरे दिन में वाक़ ITM स्कूल का प्रिंसिपल है ये, और इरफान खवातीन को ब्लैकमेल करता था। उसके ऑफिस में CCTV का एक्सेस था। CCTV फुटेजेज में इसकी तमाम हरकत रिकॉर्ड हो गई। ये जो CCTV कैमरा पूरे स्कूल में जिस कंपनी ने इंस्टॉल किया था उसके मुलाजिम ने CCTV का एक्सेस अपने पास भी रखा था, और जब उसने ये देखा कि प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद असातिज़ा से और तालिबात से स्कूल टाइमिंग के बाद जो है नाज़ेबा हरकत करता है, तो उसने प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिस पर ब्लैकमेल प्रिंसिपल ने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने उल्टा मुलजिम CCTV फुटेज लगाने वाले शख्स को ही गिरफ्तार कर लिया, और इसके बाद ये बात सामने खुलकर आई। दोनों तरफ के जो फरीकैन बैठे वो बात सामने खुलकर आई कि प्रिंसिपल इस तरह की नाज़ेबा हरकत में मुलविस है, जिस पर इलाका मकीनों ने काफी शदीद एहतजाज किया। पुलिस इससे कभी प्रिंसिपल है
इरफान गफूर मेमन उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस वक्त इलाका वकील जो है उनकी काफी पहले तो पुलिस इस प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रही थी और जब लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया तो तभी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बहुत शुक्रिया आपका उबैद, तमाम तर तफसीलात से आप में अपडेट कर रहे थे। इस बुलेटिन से इतना ही, आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।